नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे इस व्यक्ति ने एकदम शर्म बेच खाई है। और इस लेवल की शर्म बेच खाई है ना कि आज हमारी बेइज्जती नेशनल नहीं सीधे इंटरनेशनल होती है। और इनकी डिसीजन इस लेवल के होते हैं कि चाइना, जापान, कोरिया आज हमारे पीछे पड़े हैं कि यार इंडिया इतना आगे बन कैसे गया। तो आखिर कौन है ये, इनका नाम क्या है, क्या करते हैं, क्या किस लेवल का इन्होंने शर्म बेच खाया है, आज हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले नाम तो शुरुआत करें तो इनका नाम है श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, जो कि हमारे देश के एजुकेशन मिनिस्टर हैं। तो आखिर ये अचानक से बन कैसे गए? तो साल 2021 में कैबिनेट रिशफल हुआ, जिसमें रमेश पोखरियाल नासिक जी ने रिजाइन दे दिया बिकॉज ऑफ देयर हेल्थ इश्यूज। तो एज ए रिजल्ट हम लोग को न्यू एजुकेशन मिनिस्टर मिले, हु इज धर्मेंद्र प्रधान। ऑन 7 जुलाई 2021 टिल 2024 जनरल इलेक्शन। अब 2024 के जनरल इलेक्शन में इनके टुरू लब ने इनको रीअपॉइंट कर दिया। टुरू लब यानी कि मोदी जी, आगे वीडियो में काम आएगा, ध्यान रखना। तो इनके जो ट्रू लब मोदी जी हैं, इन्होंने इनको रीअपॉइंट कर दिया एज ए एजुकेशन मिनिस्टर। एंड अनफॉर्चुनेटली टिल नाउ ही इज़ आवर एजुकेशन मिनिस्टर। एंड हम अब वीडियो ऑफिशियली स्टार्ट होने वाला है एंड हम नीचे देख के बात करेंगे बिकॉज नीचे हम एक रिपोर्ट बना है काफ़ी अच्छा, मैनुअली। इसका पीडीएफ हम यहाँ लगा देंगे क्यूआर कोड में, ठीक है। और साथ ही साथ कुछ ऐसा दिखता है, कुछ बनाने का कोशिश किए हैं। तो 3-4 टॉपिक से अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पहले टॉपिक से शुरुआत करते हैं, विच इज़ अर्ली लाइफ बैकग्राउंड एंड पॉलिटिकल राइज ऑफ धर्मेंद्र प्रधान। छोटा छोटा ही है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा ही, और इसको एज ए लेक्चर की तरह मत देखना, छोटा ही वीडियो होने वाला है। तो बात करते हैं जन्म से। तो गलती से 26 जून 1969 को इनका अनफॉर्चुनेटली इनका जन्म हो गया तिलचर में, अंगुल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा में। इनके जो फादर थे श्री देवेंद्र प्रधान, बीजेपी लीडर थे, साथ ही साथ फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे अंडर द गवर्नमेंट ऑफ वाजपेयी। इनकी अगर एजुकेशन की बात करें तो इनका एजुकेशन एमए इन एंथ्रोपोलॉजी में हुआ है उत्कल यूनिवर्सिटी 1990 में। हो सकता है अभी कॉलेज गिर जाए शर्म के मारे। अब इनके बात करते हैं पॉलिटिकल राइज, विच इज़ इम्पोर्टेंट। तो ये अपने स्कूल के टाइम पे ना काफ़ी एक्टिव थे स्टूडेंट पॉलिटिक्स में। इन 1983 एज ए मेंबर ऑफ एबीवीपी। एबीवीपी मतलब कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। अगर आसान शब्दों में समझे तो आरएसएस एफिलिएटेड स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये। उसके बाद ये प्रेसिडेंट बने टेलचर स्टूडेंट यूनियन का। उसके बाद एबीवीपी के सेक्रेटरी बने, देन नेशनल सेक्रेटरी बने 1995 में। फिर बाद में 1998 में इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। फिर इन्होंने सीट असेंबली में एक सीट भी जीता उड़ीसा में इन 2000 में। देन ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा बन गए फ्रॉम देवघर इन 2004। एंड आफ्टर दैट ही लेड बीजेपी यूथ विंग फ्रॉम 2004 टू 2006। तो इन्होंने बीजेपी यूथ विंग को भी लीड किया 2 सालों तक। और इतनी सारी भूमिकाओं के कारण श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्तर पर इनको पद संभालने का मौका मिला। और साथ ही साथ ये मोदी जी के टूरू लब बन गए और इनके रिश्ते काफ़ी क्लोज आने लगे। अब आते हैं हम लोग दूसरे टॉपिक पे, विच इज़ मिनिस्ट्रियल कैरियर, द सेक्टर ही हैज़ हैंडल्ड। एंड इनका पहला काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसमें हम थोड़ा सा लंबा डिस्कस करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। सिंस 2014 से 2021 तक ये मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस थे। और इनके काफ़ी प्रोज एंड कॉस्ट है जो कि बहुत अच्छा लगेगा आपको, ध्यान से सुनिएगा। कि इनके टाइम पे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आया 2016 में, जिसने काफ़ी अच्छा काम किया, जिसको आप पता है आज हमारे घर में, आपके घर में गैस सिलेंडर है, जो कि काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव था, नो डाउट बहुत अच्छा था। जो कि एलपीजी का कवरेज जो एक टाइम पे 2014 में 55% था, वो आज 95% से भी ज़्यादा है, जो कि काफ़ी अच्छा था, जो कि इनके कार्यकाल का सबसे बड़ा उपलब्धि था। और एलपीजी में इसलिए भी बहुत अच्छा था कि जैसे कि ये बहुत क्लियर फ्यूल है, जैसा कि हम लोग स्कूल में पढ़े हैं। जैसे कि आपको पता है कि पहले गांव देहात में औरतें लोग लकड़ी, वो गाय का वो जलाती, जिससे बहुत धुआं होता था, जिसके कारण अब एलपीजी अब हर घर में पहुंच चुका है और अफोर्डेबिलिटी भी हो चुका है। अफोर्डेबिलिटी कैसे हुआ आगे देखेंगे। साथ ही साथ इनके नेतृत्व में एक और स्कीम चला था, विच इज़ पहल, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर डीबीटी स्कीम। इसमें क्या होता था कि एलपीजी का जो सब्सिडीज होता था ना, वो डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आता था। इससे फ़ायदा ये होता था, अफोर्डेबिलिटी बढ़ता था। अफोर्डेबिलिटी कैसे? यार जो अफोर्ड नहीं कर पाते थे सब्सिडी के कारण, वो अफोर्ड कर पाते थे। और दूसरी है कि घोस्ट अकाउंट कम हुए। घोस्ट अकाउंट यानी कि वे लोग जो नीचे से गैस सिलेंडर गायब कर देते थे और
कह सकते हो ना कि अब सिर्फ रजिस्टर लोग ही गैस सिलेंडर ले पा रहे थे, इससे घोस्ट अकाउंट कम हुए। लेकिन कहानी में ट्विस्ट है। कहते हैं ना, हेवी इज द हेड ब्लेसिंग इन द कर्स। इस कहानी में वो भी है। इतना अच्छा यूजुअल योजना तो हुआ, हर घर में गैस सिलेंडर तो पहुंच गया, लेकिन हम लोग आत्मनिर्भर से निर्भर बनते गए। हमारा जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन था वो डिक्लाइन कर गया, और इस लेवल का डिक्लाइन कर गया कि हम लोग दूसरे देशों पे निर्भर रह गए। इस ग्राफ में अगर आप देख सकते हो, हम यहाँ लगा देंगे कि स्टार्टिंग में इनिशियली हम लोग कितना कम इंपोर्ट कराते थे बाहर के देशों में, और ज़्यादातर हम लोग अपने ही देश में बनाया हुआ एलपीजी कंज्यूम करते थे। उस टाइम पे डिमांड भी कम था। और आज के टाइम पे आप देख लो, हम ये दूसरा ग्राफ दिखा रहे हैं, इसमें आप देख सकते हो कि कैसे डोमेस्टिक प्रोडक्शन स्टार्टिंग में हमारा कितना ज़्यादा था, बहुत था, अबाउट 64%। वो डिक्लाइन करते 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 आप सेकेंड थर्ड लाइन में ध्यान से देखो, इन 2023 से 24 फाइनेंशियल ईयर में तो गजब हो गया। हमारा हम लोग का जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन था वो सिर्फ 33% रह गया। मतलब हम लोग इतना निर्भर रह गए बाहर के देशों में कि सिर्फ 33% अपने देश में बना रहे हैं। और साथ ही साथ हमने इम्पोर्ट स्टार्टिंग में इनिशियली डेज पे 36% इम्पोर्ट करवाते थे, लेकिन अब वो बढ़ते बढ़ते एक पॉइंट पे पीक में 67% भी आ गया था। आप इमेजिन करो, आप हर घर में एलपीजी पहुंचा दिए, बट एलपीजी का ठेका आज भी आप बाहर के देशों पर रखते हो। और ये इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है रिलेशन पे। कल को अगर आपका रिश्ता अगर बिगड़ा उस देश से, तो हम लोग को सफ़र करना पड़ेगा, और जो कि हमने सफ़र किया एलपीजी क्राइसिस में, और किस तरह हमारी सरकार ने बुड़बक बनाई। बुड़बक बनाई कैसे बनाई, आगे देखेंगे। और देख सकते हैं हमारा जो टोटल कंजम्पशन था वो इनिशियली डेज में 18.2 था, बट वो कैसे एवरी ईयर हम लोग 1 MMT इंक्रीज करते गए, हमारा डिमांड बढ़ते गया, बट स्टिल हमारी गवर्नमेंट ने देश को आत्मनिर्भर बनाने के बाद सिर्फ डिपेंडेंट बनाया। डिपेंडेंट कि हम लोग सिर्फ आज भी हम लोग सिर्फ रिलेशन पे, इस उम्मीद पे है कि सामने वाला देश हम लोग को क्रूड ऑयल या कह सकते हैं एलपीजी अच्छे दाम में दे देगा और अच्छे रिश्ते मेंटेन करके देगा। और एमएमटी माने मिलियन मेट्रिक टन, या आसान भाषा में बिलियन केजी, और 1 बिलियन माने एक के आगे 9 जीरो। यार पहले बता, आप एलपीजी के बारे में कुछ खास फैक्ट बता देते हैं। एलपीजी का जो 90% जो इंपोर्ट रूट होता है, जिस रास्ते से आता है, वो स्ट्रेट ऑफ हर्मोज से आता है। वही हर्मोज जो ईरान बंद कर दिया था वॉर पे, जिसके कारण हमारा एलपीजी क्राइसिस हुआ, और हमारी सरकार अगेन बुड़बक बनाई। हम लोगों को कैसे बनाई आगे देखेंगे। एंड 97% जो हम लोग एलपीजी इंपोर्ट करते हैं ना, वो मिडिल ईस्ट कंट्रीज से इंपोर्ट करते हैं, जैसे सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई। अब इतना हेविली डिपेंडेंट होने के कारण हम लोग को इसका सब असर दिखा 2026 में, और हम लोग एलपीजी क्राइसिस हुआ। और इस एलपीजी क्राइसिस में हमारी गवर्नमेंट ने इस लेवल का बुड़बक बनाया ना सबको, कि मतलब कह नहीं सकते। पहला बात, गवर्नमेंट ने छिपाया कि एलपीजी क्राइसिस हो रहा है, जो कि ये बात एकदम झूठ है। मीडिया वालों ने भी छिपाया कि एलपीजी क्राइसिस नहीं हो रहा है, बट एक्चुअली एलपीजी क्राइसिस था। पीएम मोदी जी ने खुद अपने शब्दों में कहा है कि पैनिक फैला रहे हैं कुछ लोग बेमतलब का। लोग हैं जो पैनिक क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं, कि ऐसा करके पूरे देश का भी बड़ा नुकसान कर रहे हैं। और हरदीप सिंह पुरी जी ने तो खुद ही कहा है अपने मुंह से, हम वीडियो लगा देंगे, कि इंडिया में कोई शॉर्टेज नहीं है, सिर्फ पैनिक है। डोमेस्टिक सप्लाई इज फुली प्रोटेक्टेड एंड द डिलीवरी साइकिल इज अनचेंज्ड। ऐसा नहीं है, और अगर पैनिक नहीं है तो 2 लोग मारे क्यों जाते। 67 ईयर के पंजाब के एक व्यक्ति और 75 साल के यूपी के एक व्यक्ति लाइन में खड़े खड़े उनका मौत हो गई, बिकॉज वो लाइन में इंतजार करते रह गए, लेकिन उनको गैस सिलेंडर नहीं मिला। अगर एलपीजी क्राइसिस नहीं था तो डोमेस्टिक एलपीजी का 60 रुपये से दाम क्यों बढ़ाया गया। अगर एलपीजी क्राइसिस नहीं था तो कमर्शियल एलपीजी पे 115 रुपये क्यों बढ़ाए गए। और अगर एलपीजी क्राइसिस नहीं था जो डोमेस्टिक एलपीजी जो 900 रुपये प्रति सिलेंडर मिलता था, वो ब्लैक में दिल्ली में 2-3 हज़ार में मिल रहा था। और ये तो कुछ नहीं है, बेंगलोर में तो 5 से 6 हज़ार में मिल रहा था। और इतना सब होने के बावजूद भी, जैसा कि हम लोग बताएं कि हम लोग हेविली दूसरी कंट्री पे डिपेंडेंट थे। और साथ ही साथ ये जो सिस्टम काम करता है ना, वो डेली बेसिस पे काम करता है, यानी कि ये सिस्टम में कोई स्टोर करने का सिस्टम है ही नहीं। एक आसान शब्दों में बताएं तो हम लोग का जो इंडिया का जो रिजर्वायर था एलपीजी का, वो सिर्फ 2 दिन का था। यानी कि अगर उधर से एलपीजी आना बंद हो जाए तो सिर्फ 2 दिन का हम लोग के पास टाइम है कि हम लोग अपने देश को चला सकें, और 2 दिन बाद तुरंत ही हम लोग को इम्पैक्ट दिख जाएगा। हम लोग चाहते तो इतने सालों में अपना रिजर्वायर को अपग्रेड कर सकते थे, हम लोग चाहते तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ा सकते थे, लेकिन नहीं। इन्होंने सिर्फ देश को डिपेंडेंट बनाया दूसरे देशों से, और इस लेवल का डिपेंडेंट बनाया कि अगर वहाँ से आना बंद हो गया तो उसका इम्पैक्ट हम लोग को आज ही दिख जाएगा। इस लेवल का डिपेंडेंट बना दिया है। आप सोच सकते हैं हमारे रिजर्वायर में सिर्फ 2 दिन का एलपीजी बचा हुआ है, 2 दिन का लाइक बैकअप है, बस इतना ही। आप
लाइक 95% तक घर के लोगों में एलपीजी पहुंचा दिए, बट स्टिल उसका ठेका दूसरे देश पे निर्भर करता है, और इवन दूसरे देश नहीं, दूसरे देश के मूड पे डिपेंड करता है कि आज हम लोग भेजें या ना भेजें। अब आते हैं इनके एक दूसरे लाइक प्रेसिडेंसी में, जो कि इन्होंने किया था 2017 से लेकर 2024 तक। ये उस टाइम पे मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप थे। तो खैर इस पे हम ज़्यादा रिसर्च किए नहीं, बाकी इस रिसर्च में हमको पता चला कि अग्निपथ स्कीम इन्हीं के टाइम पे हुआ था, तो समझ जाओ कैसा इनका टेन्योर रहा होगा। अब बात करें 2019 से लेकर 2021 तक, तो इस टाइम पे इनका धंधा ठंडे बस्ती में था। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे ये मिनिस्टर ऑफ स्टील थे एंड इस टाइम पे कोविड-19 था, इसीलिए इनका धंधा ठंडे बस्ती पे था, तो ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन ये टॉपिक ध्यान से सुनिएगा, दिस इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। इन 2021 से लेकर टिल नाउ ही इज़ आवर एजुकेशन मिनिस्टर, और एजुकेशन मिनिस्टर बनने के साथ इन्होंने इस लेवल का लाइक कहते हैं ना टेक्नोलॉजी इन्वेंट किया, लाइक इनके डिसीजन इस लेवल के थे, इनके लाइक सिस्टम इस लेवल का अच्छा से काम कर रहा है, वो आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। अब आते हैं टॉपिक पे, फ्रॉम 2021 टू टिल नाउ एज ए एजुकेशन मिनिस्टर। इनके एजुकेशन मिनिस्टर के टेन्योर में आखिर क्या क्या हुआ, क्या क्या अच्छी अच्छी बातें हुई। तो सबसे पहली बात, नीट 2024। तो भाई इसमें हुआ क्या था, 5 मई को एग्ज़ाम होने वाला था एज़ यूजुअल, पेपर लीक पहले ही हो गया एज़ यूजुअल। अब जो पेपर था 30 से 50 लाख तक में बिका, लेकिन गेस व्हाट, एनटीए वाले एज ए हमेशा उनका हमेशा वो है विक्टिम कार्ड, उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया, नहीं भाई पेपर तो लीक हुआ ही नहीं, माना ही नहीं। फिर मामला गया सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अलग सर भी गए, बट उनको भी इग्नोर कर दिया गया। इग्नोर किस लेवल पे गया वो हम बताएंगे। फिर 4 जून को रिजल्ट आता है, और शॉकिंगली इतिहास में पहली बार, मतलब धरती में पहली बार, मानव इतिहास में पहली बार 67 बच्चे ऑल इंडिया रैंक 1 ले आते हैं, 720 में 720। एंड अगेन हम अपनी तरफ से कह रहे हैं दे आर वेरी ब्रिलियंट बच्चे, हम इनको कुछ गलत नहीं कह रहे हैं, दे आर वेरी ब्रिलियंट। अब ध्यान से सुनना, अगेन इनके साथ स्कैम हो गया। क्या स्कैम हो गया? कोचिंग वाले को समझना चाहिए था कि भाई ये कुछ गड़बड़ है सिस्टम में, बट उन्होंने इसको भी नज़रअंदाज रखा, और अपने कोचिंग में सिर्फ बैनर चिपकाया कि यार हमारे कोचिंग से 30 बच्चे ऑल इंडिया रैंक 1 ले आए, हमारे कोचिंग से 25 बच्चे ऑल इंडिया रैंक 1 ले आए। हम नाम नहीं बताएंगे, बट एक्चुअली उन्होंने छापा था 30-35 बच्चे ऑल इंडिया रैंक 1 ले आए, और तब भी एकदम गर्व से छाप रहे हैं। इतना सब होने के बाद भी कट ऑफ बहुत हाई गया, और इस पर लाखों बच्चे सफ़र किए, इवन मेरी मौसी भी। तो आखिर सुप्रीम कोर्ट ने इग्नोर कैसे किया वो बताते हैं। जुलाई के महीने में इन्होंने इग्नोर किया, हम पढ़ के बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट 23 जुलाई 2024 ने पुष्टि की कि कम से कम 155 छात्रों को पेपर लीक से सीधा फायदा हुआ था, लेकिन कोर्ट ने कहा कि यह गड़बड़ इतनी बड़ी या सिस्टम से जुड़ी नहीं नहीं थी कि पूरे देश में परीक्षा रद्द की जाए। कोर्ट ने सिर्फ उन 1563 छात्रों को के लिए दोबारा परीक्षा कराने का आदेश दिया, जो ग्रेस मार्क्स की समस्या से प्रभावित हुए थे। बस इतना ही किया गया, लेकिन पेपर कैंसिल नहीं किया गया। एज ए प्रूफ जैसा कि है 30 से 50 लाख रुपए में पेपर बिके हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट ईयर यानी कि 2025 जेई मेंस में। और लाइक जेई में तो क्या 25 का ही नहीं, एवरी ईयर का यही है कि यार कभी इनका फॉल्टी रिस्पॉन्स शीट आ जाता है, कभी डिफेक्टिव आंसर की आ जाता है, और ये तो लाइक एवरी ईयर का है, मतलब ये तो होना ही है। जेई नहीं होगा लेकिन ये जरूर होगा। वो है नॉर्मलाइजेशन में स्कैम, सबका शिफ्ट ऊपर नीचे होता है। किसी का कोई बंदा 90 नंबर पे लाके 99% ले आ रहा है, और किसी का 200 नंबर पे भी 99 परसेंटाइल नहीं बन रहा है, ऊपर नीचे एकदम नॉर्मलाइजेशन एकदम बकवास। पेपर का लेवल भी ऊपर नीचे, सेम लेवल का पेपर इनसे बनता नहीं। इवन इससे हम भी सफ़र किए थे। हम जनवरी का नहीं बताए, जनवरी मेरा मेंस क्लियर हो गया था। अप्रैल में क्या हुआ था कि हम बैठे, हम सवाल बनाए, मेरा आंसर आया, वो हमको ऑप्शन में दिखाई नहीं। हम घर आके वेरीफाई भी कर लिए, कोचिंग से भी वेरीफाई कर लिए, पता चला ऐसा ऑप्शन था ही नहीं। और पता चला टोटल पेपर में 3 से 4 ऐसे सवाल थे जो हम बना सकते थे, लेकिन हमको उसका ऑप्शन दिखा ही नहीं ऑप्शन में। अब क्या बोला जाए। फिर उसी साल सीबीएसई कैसे पीछे रहती भाई, उन्होंने उन्होंने रिजल्ट आने के बाद बताया कि भाई इस बार हम लोग चेकिंग थर्ड पार्टी से करवाएं, और अगेन इस पर भी हम इफेक्ट हुए, क्योंकि इस साल हम भी बोर्ड दिए थे, लेकिन हमको भी उतना नंबर मिल नहीं पाया जैसा हमको लिखे। हमको ऐसा लगता है कि यार हम जैसा लिखे थे हमको उतना नंबर मिला नहीं, बट खैर ये सब फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। बात आते हैं, अब आते हैं 2026 में। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग ईयर है, क्योंकि इसी साल इनकी खटिया खड़ी है। कैसे खड़ी है भाई? तो आता है नीट 2026। तो 3 मई को भाई एज़ यूजुअल पेपर होने वाला था, और एज़ यूजुअल एग्ज़ाम से कुछ महीनों पहले गेस्ट पेपर के नाम पे इंटरनेट पे कुछ पेपर्स या कुछ क्वेश्चन सर्कुलेट हुए। ठीक है,
जिसमें 120 से 140 सवाल थे, ठीक है? जो कि ये पेपर 10 से 15 लाख के बीच में बिका। और कौन कहता है भाई कि इन्फ्लेशन इंडिया में बढ़ रहा है? अरे नहीं बढ़ रहा है इन्फ्लेशन, बात मानो, इन्फ्लेशन कम हो रहा है इंडिया में, महंगाई कम हो रही है, बढ़ नहीं रही है। आज से 2 साल पहले जो नीट का पेपर 30 से 50 लाख रुपए में मिलता था, वो 2026 में 10 से 15 लाख में मिलने लगा। आज से 2 साल पहले जो नीट का पेपर मिलना मुश्किल हो जा रहा था, सिर्फ पैसे की प्रॉब्लम नहीं थी, ट्रांसपोर्टेशन की भी दिक्कत थी। यही 2 साल बाद आज ट्रांसपोर्टेशन भी ईज़ी हो गया और लोगों के घर में ऑफलाइन ही डिजिटली पेपर पहुँचने लगा, और वो भी सिर्फ 10 से 15 लाख के रुपए में। और इसके कारण 120 से 140 क्वेश्चन पेपर लीक हो गए। अब सुनिएगा, अब अब एग्ज़ाम हुआ, अब एग्ज़ाम में होते साथ पता चल गया कि भाई पेपर तो लीक हो गया है। अब 12 मई को पेपर कैंसिल कर दिया जाता है। अब आगे बताते हैं हुआ क्या। अब 12 मई को जैसे ही पेपर कैंसिल कर दिया जाता है, एनटीए के एक आदमी हैं, वो कहते हैं कि भाई क्वेश्चन पेपर लीक नहीं हुआ था, बस सब कुछ कुछ क्वेश्चंस थे वो एग्जैक्टली हमारे पेपर से मैच कर गए थे। अब इस आदमी को क्या बोला जाए? ये एक ऐसा आदमी है ना, मतलब कि इसको हॉस्पिटल में भर्ती दे दिया जाए ना, तो ये बोलेगा कि भाई पेशेंट मरा नहीं है, बस इसका सांसें चलना रुक गया है। मतलब इसके वर्ड सुनो, ये कह रहा है कि भाई क्वेश्चन पेपर लीक नहीं हुआ, बट बस कुछ क्वेश्चन स्नैच कर गए थे हमारे क्वेश्चन पेपर से। और ये आदमी पता है कौन है? एनटीए का डायरेक्टर मिस्टर अभिषेक सिंह। खैर इस पे कुछ कह नहीं सकते, बिकॉज फिर ये भी अंजना कसब जी की तरह मेरे ऊपर डिफॉर्मेशन केस मार देंगे। अब 12 में उसके बाद अनाउंस होता है कि भाई 21 जून को रीनीट होगा। अब इसके बीच में टेलीग्राम को पीट दिया जाता है, यानी कि उसको बैन कर दिया जाता है। अब इसी बीच हमारे सो कॉल्ड यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर कहते हैं कि नीट 2027 हम लोग सीबीटी में करवाएंगे। अब सोचने वाली बात यह है कि भाई जेई में 10 शिफ्ट होता है, सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम करके 5 दिन एग्जाम होता है 16 लाख बच्चों के लिए, 15-16 लाख बच्चों के लिए, और नीट में 22 लाख बच्चे बैठेंगे। ऐसे ही यहाँ के बच्चे डिसअपॉइंट है कि यहाँ नॉर्मलाइजेशन नहीं हो पाता है। और सोचने वाली बात है कि 2027 में इन लोग एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे कैसे? मतलब एक्चुअल में पॉसिबल है? 15-16 लाख बच्चों से तो आपसे एग्ज़ाम करवाया नहीं जा रहा, ठीक से नॉर्मलाइजेशन हो ही नहीं जा रहा, और आप बोल रहे 22 लाख बच्चों का एक साथ मेडिकल एग्ज़ाम दिलवा दोगे हैं? और इस ट्रेजेडी में सोचो, एट लीस्ट 14 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, जिन्होंने सुसाइड कर लिया। और मतलब आप इमेजिन करके देखो क्या बीती होगी उनके मन में। इतना सब होने के बावजूद हम लोग को लगता है कि हम आज जैसे लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते, बट एक्चुअली में एज ए स्टूडेंट पर्सपेक्टिव में सोच के देखो, 3 से 4 साल या इवन नीट में तो लोग काफ़ी सालों से तैयारी करते हैं, उनके साथ क्या बीता होगा मतलब। और एनडीए वाले बोलते हैं कि भाई रिफंड दे देंगे। सोचो, कुछ महीने पहले इन्होंने फॉर्म भरा इस उम्मीद में कि यार मेरे नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा, बट कुछ महीने बाद इनके नाम के आगे लेट लग गया। जो पेरेंट्स उम्मीद किए कि भाई इनके घर इनका बेटा बेटी आएगा, बट बेटा बेटी की जगह इनका रिफंड आया 1500-1600 रुपये। क्या करेंगे इस 1500-1600 रुपये का ये पेरेंट्स? इन ये जो 14 बच्चे हैं, हम इनका लाइक फुल नेम नहीं लेना चाहेंगे, ऑफकोर्स हम इनका सर नेम लेके लाइक फेम डिफेम नहीं करना चाहते, बट हम इनका इनिशियल नेम जरूर लेना चाहेंगे एज ए श्रद्धांजलि। ऋतिक, अनिष्का, प्रदीप, आकांक्षा, रिया, कान्हा, उमेश, अनुकृतना, सिद्धार्थ, रेनू, शिवानी, भाग्यश्री, रीमा, मैथिली। सॉरी अगर हम किसी का नाम ऊपर नीचे ले पाए, मेरा इंटेंशन नहीं था, बट हम लाइक प्रोनाउंसिएट नहीं कर पाए। और लाइक आप इमेजिन करके देखो, अगर पता है कि इनका अगर एवरेज एज निकाला जाए तो कितना होता है? इन 14 स्टूडेंट का जो एवरेज एज होता है वो होता है 19.8। मतलब कितने जवान थे लोग जो आज हमारे बीच में नहीं रहे। इससे पता है सिस्टम पे भरोसा होता है, सरकार पे भरोसा होता है, देश पे भरोसा होता है। और क्या लगता है क्या ये बच्चे कल को कुछ लाइक, आप सोच के देखो क्या बीता होगा उनके मन में। और ये सिर्फ वो 14 बच्चे नहीं हैं, ये वो 14 बच्चे हैं जिन्होंने अपने डिसीजन पे सक्सीड किया। लाखों बच्चे होंगे जिन्होंने सोचा कि भाई अब हमको घर का सूरज नहीं देखना है, लेकिन उनमें से सिर्फ 14 ही ने डिसीजन लिया। सोचो आज लाखों बच्चे ऐसे होंगे हम लोगों के बीच में जो आज जिंदा तो हैं, बट अंदर से मर चुके हैं, उनको जीने की उम्मीद खत्म हो चुका है। सोचो, एक बार दिमाग लगा के सोचो कि क्या बीता होगा उन लोगों के बीच में, इतने पढ़े लिखे बच्चे जिनको लिटरली पेपर इफेक्ट होने से वो लोग लाइक अपने आप को रोक नहीं पाए। इमेजिन करो क्या बीता होगा। और कितने ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने लाइक जो लोग मन से मर चुके हैं, शरीर से अभी भी जिंदा है। और इसी साल
सीबीएसई कहाँ रुकता है भाई, वो तो उनका तो डेली का है, लगता है कि एवरी ईयर जब तक इनको कुछ गड़बड़ ना करें इनका काम चलता नहीं है। 2026 में इन्होंने ओएसएम किया, जिसका टेंडर इन्होंने एक ऐसे पार्टी को दे दिया जो ठीक से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती ही नहीं है। इससे क्या हुआ, काफ़ी स्टूडेंट अनसेटिस्फाइड थे अपने रिजल्ट से। अब जैसे कि रिसेंटली महाराष्ट्र टेट एग्ज़ाम लीक हुआ, राजस्थान में पैरामेडिकल का भी पेपर लीक हुआ, और कितना वीक हमारा सिस्टम आप इससे इमेजिन कर सकते हैं कि हमारा जो सिक्योरिटी है नीट पोर्टल, उसमें एक वाइट हैट हैकर ने हैक करके दिखा दिया और उसने कहा कि पेपर पोर्टल लीक करना इतना ईजी था कि सारे बच्चों का डिटेल्स वो ईजिली एक्सेस कर सकता था। बट अच्छा ये बात है, जो हैकर था वो वाइट हैट हैकर था, तो उसने कुछ किया नहीं। फिर जेई एडवांस का रिजल्ट पोर्टल हैक हुआ, फिर उसके बाद सीबीएसई का वेबसाइट हैक हो गया। फिर सीबीएसई वाले बोल रहे नहीं, पेपर तो हमारा वेबसाइट तो हैक ही नहीं हुआ। फिर उस बच्चे ने सीबीएसई की वेबसाइट में यूट्यूब वीडियो चला के दिखा दिया, लेकिन तब भी ये लोग इतने ढीठ है ना, मतलब मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि भाई इनका वेबसाइट लीक हुआ था। मतलब क्या बताएं इनको, जब तक कहते हैं ना कि दे नहीं दिया है तो ये मानेंगे ही नहीं। और जैसा कि अभी हम बताएं उस समय शायद वॉइस लो हो गया था कि रिसेंटली मतलब लिटरली अभी नीट का एग्ज़ाम पेपर लीक हुआ, इतना कुछ हो रहा है दिल्ली में, ज़रा सी भी लाज शर्म नहीं बची कि अकाउंटेबिलिटी दें। इनको जवाब ही नहीं देना है। अभी जस्ट रिसेंटली जस्ट महाराष्ट्र का टेट का एग्ज़ाम पेपर लीक हुआ, रद्द हो गया। और अभी जस्ट रिसेंट अभी हम जो वीडियो बना रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले 6 घंटे पहले हमको न्यूज़ आया है कि राजस्थान का पैरा मेडिकल का काउंसिल का एग्ज़ाम रद्द कर दिया गया, लाइक काइंड ऑफ कैंसिल कर दिया, पेपर लीक मतलब गड़बड़ी हुई है। तो सब समझ सकते हैं कि इनके प्रेसिडेंसी में अकाउंटेबिलिटी जीरो है। इस व्यक्ति ने इतनी शर्म खाई है कि लाइक सिस्टम सुधारने से ज़्यादा ये सिर्फ पैसे छाप रहा है। और अगेन 2026 में हम भी सफ़र किए थे, बिकॉज बोर्ड्स में हम भी इस बार इम्प्रूवमेंट दिए थे। बट खैर जैसा कि हम बताएं, ये बोर्ड से सब एक्चुअली में उतना मैटर करता नहीं है। जेई में सिर्फ 75% आ गया, बस दैट इज़ इनफ फॉर मी। बट आप समझ सकते हैं कि यह सिस्टम कितना खोखला है और कितना डेवलपमेंट हो रहा है हमारे देश का, कि जैसा कि बताएं ये डेवलपमेंट हमको पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा कि 26 में जो पेपर जो 24 में जो पेपर 30 से 50 लाख में मिल रहा था, वो 26 में 10 से 15 लाख में हो गया। तो सोच सकते हैं कि यार इन्फ्लेशन तो कम हुआ है इस सरकार में। अब आते हैं हम लोग तीसरे टॉपिक पे, विच इज़ एग्जाम पेपर लीक्स एंड स्टूडेंट इम्पैक्ट। स्टूडेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है ये तो भाई मतलब क्या बताएं, ये तो यार ये शब्दों में बयान नहीं कर सकते। जो भरोसा उठता है ना सिस्टम से, मतलब एक्चुअली बता रहे हैं ये, अगर आप लोग का भरोसा उठा होगा ना तो आप समझ सकते हैं कि कैसा लगता है। एकदम कहते हैं ना कि भरोसा उड़ जाता है सिस्टम पे, सरकार पे, गवर्नमेंट पे, मतलब जो भी है हर लेवल पे, देश पे, सब चीज़ पे भरोसा उड़ जाता है। अगर रिपोर्ट्स की माने ना तो 2002 से लेकर 2025 तक लास्ट 23 ईयर में एट लीस्ट 45 मेजर एग्जाम पेपर लीक्स हो चुके हैं। और ये मेजर एग्जाम्स यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम नेशनल लेवल के या गवर्नमेंट एग्जाम। अब इमेजिन करो गवर्नमेंट एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पेपर लीक हो रहे हैं, अब क्या बोला जाए। और पता है इन 23 सालों में कितने लोगों को अरेस्टेड किया गया, 1658। बट एक मिनट के लिए पॉज करो और गेस करो, 1658 पीपल 1658 पीपल्स में से कितने लोग गिल्टी पाए होंगे, गेस करके देखो। आई नो काफ़ी अच्छा पॉजिटिव आप लोग सोचे होंगे कि भाई 1658 है तो 1600 लोग तो यार गिल्टी पाए होंगे, पेपर तो लीक किए हैं। बट गेस करो, ओनली 18 पीपल्स, जी हाँ 18, सिर्फ 18 पीपल को गिल्टी पाया गया कि हाँ भाई तुम पेपर लीक कर रहे थे, तुम पे एलिगेशन लगाए हैं। और यही नहीं, उन 45 में से सिर्फ 2 एग्ज़ाम को लेड किया गया कन्विक्टेड, और बाकी सबको अनरिजॉल्व छोड़ दिया गया। बहुत बढ़िया। फिर कांग्रेस ने रिपोर्टेडली एलिट किया है कि अबाउट 89 एग्जाम पेपर लीक्स हुए हैं लास्ट 1 डेकेड्स में, यानी कि पिछले 10 साल में 89 पेपर लीक्स हो चुके हैं, जिसके कारण 6.5 करोड़ बच्चे इफेक्ट हुए हैं। और इतना सब होने के बाद ना, जैसा कि बताएं यार, ये भरोसा उठता है देश से। और ये सब चीज़ जो होती है ना, ये एक्चुअली बता रहे हैं ब्रेन ड्रेन को ना बूस्ट करती है। बूस्ट कैसे करती है, लाइक आप जिनके साथ हो चुका है ना उनसे पूछ के देखो, क्या वो देश में रहना चाहते हैं? नहीं रहना चाहते यार, वो मन से नहीं रहना चाहते, फिजिकली बात नहीं करें, मन से नहीं रहना चाहते। वो लाइक कहते हैं ना, बाहर चपरासी की नौकरी कर लेंगे लेकिन इस देश में नहीं रहेंगे, उनका ऐसा है। अभी जब राहुल गांधी जी नीट एक्सपीरियंस लोग के साथ जब पॉडकास्ट ले रहे थे, तो आप ध्यान से सुने, उन्होंने क्या किया स्टूडेंट्स ने, उन्होंने कहा कि यार मेरा भरोसा उठ चुका है सिस्टम से, मेरा भरोसा उठ चुका है इस देश से। इमेजिन एक
कहते हैं ना 18-19 साल के बच्चे बोल रहे हैं कि भाई मेरा भरोसा उठ चुका है देश से। आप इमेजिन करो, क्या लगता है कल को ये बच्चे अगर कुछ अच्छा करेंगे तो क्या वो उस मोटिवेशन से काम कर पाएँगे कि यार हमको अपना देश का नाम रोशन करना है? अरे नहीं कर पाएँगे। इनका एक्चुअल में मन है कि भाई हमको अपना देश छोड़ना है। अगर आप पंजाब में जाओगे तो आप नोटिस करोगे कि पंजाब में बहुत सारे लिटरली कोचिंग्स चलते हैं जो उनका काम ही है कि भाई बच्चों को बाहर भेजना। जैसे हम लोग देखें दिल्ली कोटा में कैसे कोचिंग होते हैं आईआईटी जेईई के लिए कि भाई इनको कोचिंग का पास करवाना है। उसी तरह पंजाब में बहुत सारे ऐसे कोचिंग हैं जो लिटरली आईलेट ये सब एग्ज़ाम का ट्रेनिंग देते हैं कि कैसे आप इंग्लिश एग्ज़ाम पास करो, कैसे आप देश छोड़ो। और उन बच्चों का जो अल्टीमेट गोल होता है यही होता है कि भाई बस हमको देश छोड़ना है और कुछ नहीं, भाई हमको रहना ही नहीं है, इतना एकदम रहना ही नहीं है। अब रिपोर्ट्स की सुनो, 2022, 2023, 2024 एंड 2025 में अबाउट 2.16, 2.79, 3.09, 3.27 इतने भारतीय लोग देश से बाहर गए घूमने के लिए, मतलब सब मिला के। बट पता है कितने लोग वापस नहीं हैं? ये वो लोग नहीं हैं जो मर गए, नहीं, ये वो लोग हैं जो एक्चुअल में देश को परमानेंटली छोड़ देंगे, एक्चुअल में छोड़ देंगे। और ये नंबर शॉकिंग है। 2022 से लेकर 2025 के बीच में 2.25, 2.2 और 2.16, 2.06 एंड 2.01 इतने ऐसे बच्चे हैं जो लिटरली एवरी ईयर देश छोड़ रहे हैं। इमेजिन, एक बार नंबर्स को देखो, 2 लाख से ज़्यादा बच्चे लिटरली इंडिया छोड़ रहे हैं। और ये 2 लाख ऐसे ऐसे वैसे पागल बच्चे नहीं हैं, एक्चुअल में पढ़े लिखे एक ऐसे बच्चे हैं जो लाइक अच्छे फैमिली से भी बैकग्राउंड बिलोंग करते हैं और साथ ही साथ एक कहते हैं ना काफ़ी इनोवेटिव बच्चे थे जो देश परमानेंटली छोड़ देते हैं क्योंकि इनको लिटरली यहाँ देश में रहना नहीं है, क्योंकि इनको सिस्टम समझ आ चुका है कितना करप्ट है। अरे सिस्टम इस लेवल का करप्ट है कि आप मिनिस्टर्स के बेटा बेटी को देख लो। हम एक करके नाम बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ऑफकोर्स हम उनका बेटा बेटी का नाम नहीं लेंगे, उनका प्राइवेसी। स्टार्टिंग करते फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी, बेटा यूके में। एक्सटर्नल मिनिस्टर एस जयशंकर, बेटा यूएसए में। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल, बेटा और बेटी दोनों यूएसए में। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, बेटा यूके में। एजुकेशन मिनिस्टर, ये तो क्या बताएं, पुक्की बन गया है ये, धर्मेंद्र प्रधान, बेटी यूएसए में। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ज्योति, सॉरी हम नाम नहीं ले पा रहे हैं, ज्योतिरिद्य सिंधिया जो ये बेटा बेटा यूएसए में। और कल्चरल मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत, बेटी यूके में। हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा, बेटा यूके में। इमेजिन यार, हमारे मिनिस्टर्स के बेटा बेटी खुद बाहर रह रहे हैं। और पता है क्यों बाहर रह रहे हैं? एक्चुअली में उनको पता है कि सिस्टम किस लेवल का करप्ट है, उनको पता है। और उनको पता है सिस्टम को रिपेयर नहीं किया जा सकता। एक ही लाइफ है, क्या है यार, मतलब आप इसमें जीवन भी लगा दो ना, सिस्टम को नहीं रोक पाओगे बिकॉज ये सिस्टम इस मल्टीपल लेयर्स पे टूटा हुआ है, मल्टीपल लेयर्स पे खोखला है, मतलब इस लेवल पे खोखला है ना कि आप ठीक करने जाओगे तो आप ही का असैसिनेशन हो जाएगा, आप नहीं रोक पाओगे। इनको थोड़ा सीखना चाहिए चाइना के एक कह सकते हैं रूल पे। अभी हम चाइना का नाम लिए तो हो सकता है इसमें बहुत लोग बोलेंगे भाई ये आदमी सिर्फ चाइना जापान कोरिया करते रहता है। यार बात एक्चुअल में बात सच है कि चाइना में ना एक रूल तो नहीं कहेंगे बट एक है ऐसा, मतलब एक्चुअल में वहाँ ये चीज़ फॉलो किया जाता है जिसको कहते हैं नेकेड ऑफिशियल्स। यानी कि चाइना में अगर कोई ऑफिशियल कोई हाई पोजीशन में है, हेल्थ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, जो भी है, तो उसका बेटा बेटी ना, उसका फैमिली का कोई भी मेंबर बाहर के देशों में जाके ना काम कर सकता है ना पढ़ सकता है। और ये कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ये उनका कहना है कि यार अगर तुमको किसी चीज़ का सेक्टर में तुमको बनाया गया है कि तुमको इसका लीड करने के लिए बनाया गया है तो तुम उसको लीड करो और इस लेवल का लीड करो कि तुमको खुद विश्वास हो कि मेरा सिबलिंग्स, मेरे बच्चे, मेरे परिवार इस सिस्टम में सर्वाइव कर पाएँ और सक्सेस भी करें। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता। अब कितने सरकारी स्कूल है जो देख सकते हैं परफेक्टली वर्किंग है। और सरकारी छोड़ो, प्राइवेट में भी यार स्कूल का तो हमको समझ ही नहीं आता यार। यहाँ पे स्कूल में तो सिर्फ सिखा दिया जाता है फोटोसिंथेसिस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, हमको भी सिखा दिया गया और मतलब एक्चुअली में इसका मतलब नहीं समझाया गया। और यहाँ पे एक सीन ये है ना कि भाई तुम जैसा नंबर लाओगे वैसा तुमको ट्रीट किया जाएगा, जैसा नंबर लाओगे तुम्हारा बिहेवियर भी चेक हो जाता है, तुम जैसा नंबर लाओगे तुम्हारा फ्यूचर भी डिसाइड कर दिया जाता है सिर्फ नंबर से। नंबर नंबर नंबर, इसका एक्चुअल में कोई वैल्यू नहीं। और अगर एक्चुअल में वैल्यू होता तो जिस तरह सीबीएसई में हर साल लाखों बच्चे जो एकदम 90 से प्लस लाते हैं वो जेई नीट में कहाँ चले जाते हैं, फिर अचानक से गायब हो जाते हैं। अरे ये सब नंबर का एक्चुअल में कोई वैल्यू नहीं, ये जस्ट एक नंबर है यार। और जिसपे हमारे पेरेंट्स लिटरली कहते हैं ना कंपेयर करते थे। अपने ही गाँव में हम देखें यार, 2 आंटी लड़ नहीं रही थी, लाइक इनडायरेक्ट वे में लड़ाई कर रही थी कि यार आपका बेटी का कितना आया? नहीं, मेरा बेटी टॉप 3 में ही रहती है, कभी आज तक कभी नंबर टॉप 3 से नीचे नाम आया नहीं। नहीं, मेरा बेटा भी टॉप आता है। तो यार इस सब का एक्चुअल में कोई वैल्यू नहीं है इस नंबर का। जब आप कॉम्पिटिटिव फील्ड में आओगे तो आप नोटिस करोगे कि यार
आप जिस क्लासरूम में पढ़ रहे हो ना, वहाँ 90% लोग टॉपर ही बैठे हैं, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ नंबर। और अगर एक्चुअल में सच्ची में अगर ये नंबर लाना एक एजुकेशन का कहते हैं ना कि एक साइन होता, तो इतने सारे लोग देश छोड़ के बाहर भागते नहीं, और इतने सारे लोग, और वैसे भी जैसा कि पता है कि इंडिया में इतने सारे इंजीनियर बनते हैं जितना स्विट्जरलैंड का खुद का आबादी नहीं है। बट ऑफ कोर्स स्विट्जरलैंड के पास ज़्यादा नोबेल प्राइज है हम लोग इंडिया के हिसाब से। हम लोग के पास इतना इंजीनियर्स है, बट मैक्सिमम इंजीनियर काबिल ही नहीं है। इतने डॉक्टर है जिनको आता ही नहीं है। और इवन इतना लीक्स के बाद तो भाई अब डॉक्टर पे भी शक होता है कि भाई तुम डॉक्टर एक्चुअल में डॉक्टर कैसे बना, पेपर खरीदते के तो नहीं बना। और मतलब सोचो ये सिस्टम कितना खोखला है। जो सिस्टम चला रहे हैं वो खुद ही इस देश में नहीं रहना चाहते हैं, वो खुद दिन भर बाहर रहते हैं, अलग अलग मीटिंग करते हैं। अब अगर हम लोग चौथे टॉपिक पे आए विच इज़ इंडिया सोशल मीडिया, तो अगर धर्मेंद्र प्रधान जी की अगर सोशल मीडिया का बात करें ना, तो भाई ये आदमी मतलब इस लेवल का कह सकते हैं ना मोदी पगलू है, और दोनों एक दूसरे के इस लेवल के टूरू लव है ना कि जब मोदी जी मिलोनी को चॉकलेट दी ना, तो ये आदमी पक्का जेलस फील कर गया होगा कि भाई हमको चॉकलेट क्यों नहीं दिया। मतलब आप इससे इमेजिन कर लो, ये दिन भर मोदी 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 एकदम मोदी, कुछ भी हो जाए मोदी मोदी। हमको लगता है ये जो मोदी मोदी गाना है ना, ये यही गाया होगा। इसलिए इससे इमेजिन कर लो कि एक्स पे, एक्स वैसे तो इनका जो एक्स जो ट्विटर प्लेटफॉर्म है, इसमें तो भाई मोदी मोदी भरल है। मोदी और प्रेसिडेंट जी एकदम कचकचा के भरल है। मोदी जी रोड इनिशिएट के लिए सोचो, देश के फाइनेंस मिनिस्टर को मतलब नहीं है, क्या कहते हैं, देश के डिफेंस मिनिस्टर को मतलब नहीं है कि भाई कितना किलोमीटर रोड बन गया, लेकिन ये आदमी मोदी जी 6 किलोमीटर लंबा रोड का इनोग्रेशन कर दिया। ये मेरा मोदी रोड का इनिशिएटिव कर दिया, ये कर दिया। सिर्फ मोदी जी का पोस्ट को रीट्वीट 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 करते रहेंगे और पूरा भरा हुआ रहेगा इनका सब कुछ। और अगर इंस्टाग्राम का इनका बात करें, तो इंस्टाग्राम में तो इनका अलग ही फ्रॉड चल रहा है। हम बताते हैं कैसे। अभी थोड़ा दिन पहले मन की बात करी थी मोदी जी का। खैर इसमें हम जरूर बात करेंगे मन की बात में, मोदी जी कैसे मतलब पका दिए हैं यार देश को मन की बात करके। हमारी भी सुन लो यार। तो जिस तरह अभी थोड़े दिन पहले मोदी जी मन की बात किए थे, ठीक है, पता है सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है ना कि मोदी जी का जो मन की बात है ना, आम जनता छोड़ के ना सब देखती है, और सारे पॉलिटिशियन और इनके आदमी जरूर देखते हैं। अब सीन ये है कि इनके आप स्टार्टिंग से थर्ड पोस्ट में जाओगे ना, एज ऑफ 2 जुलाई 2026, तो आप देखोगे इनके थर्ड पोस्ट में ये गाड़ी में चलते चलते मोदी जी का मन का बात वो लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं मोबाइल में, और इसका पीछे से इनका कैमरा मैन वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा है। और ऐसा तो नहीं है वो चुपके से रिकॉर्ड कर रहा था, ऑफकोर्स कंसेंट लिया होगा। मतलब सोचो कि कोई कितना पागल हो सकता है मोदी के लिए कि मोदी जी कहीं पे लाइव टेलीकास्ट में अपना मन का बात कर रहे हैं, और ये आदमी दिखा रहा है कि देखो मोदी जी का मन का बात सुन रहे हैं, वो भी लाइव गाड़ी में चलते चलते। क्या बोला जाए। और अगर ये तो कुछ नहीं है, अब इनका बकैती आपको दिखेगा ना, इनका टॉप से लेकर अगर आप 8वां रील में जाओगे ना, तो 8वां रील का फ्रॉम 18 सेकंड से 25 सेकंड के बीच में अगर जाओगे, तो ये स्वच्छ भारत अभियान दिखा रहे हैं। अब सोचने वाली बात ये है कि जो वाइपर होता है ना, वाइपर जिसको हम लोग टाइल्स में ऐसे करके मारते हैं, जो बचा हुआ पानी होता है वो साइड हो जाता है, ये आदमी लिटरली स्वच्छ भारत अभियान में सीमेंट मतलब कंक्रीट मतलब कह सकते हैं ना कि रफ दीवार जो बहुत रफ होता है, उस पे वाइपर से लाइक झाड़ू पोछा कर रहा था। मतलब क्या बोले यार, बकेती का भी एक हद होता है यार, एटलीस्ट झाड़ू ले आओ दिखाने के लिए। मतलब अगर आपको कुछ भी चीज़ दिखाना है सरफेस के हिसाब से कुछ भी, कैसे आपको एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया गया यार, कैसे अपॉइंट कर दिया गया। मतलब इस चीज़ पे हम भी क्वेश्चनेबल रहते हैं कि कैसे कैसे पावर शेयरिंग होता है यार। क्लास 10th में ही चैप्टर है हम लोग का पावर शेयरिंग, और एकदम पावर शेयरिंग फेयर तरीके से नहीं होता। बिहार के सीएम, बिहार में ही देख लो यार, हेल्थ मिनिस्टर क्या नशेड़ी आदमी है भाई वो, मतलब वो ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा है। नितिन गडकरी जी का तो अलग ही कहानी है, उनका तो क्या ही बोले। उनका लगता है ई ट्वेंटी का तेल का जो कहते हैं ना मिलावट, हमारे गाड़ी से पहले सबसे पहले उन्हीं का शरीर में ही हुआ है। जो आदमी खुद योगा डे में कुर्सी में बैठ के ऐसे ऐसे करे, तो उससे क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। क्या हम अब आते हैं ना सीजेपी वाले पे, कॉकरोच जनता पार्टी पे। एंड ऑफ कोर्स हम इस टॉपिक पे जरूर बात बोलेंगे। अभिजीत दीपिका ने ना लिटरली लाइक यूनाइट करके दिखा दिया यार हम लोगों को। और रिटर्न ये इसलिए एक्चुअल में कह रहे हैं, देखो हम कोई प्रमोशन या कुछ कर नहीं रहे हैं, एक्चुअली बता रहे हैं। और इससे एकदम 100% सिद्ध होता है ना कि यार हिंदू मुस्लिम में लड़ते नहीं, लड़वाया जाता है। क्यों? अभी सीजेपी प्रोटेस्ट में देखो हिंदू मुस्लिम सब एक साथ हैं। अभी हम आपको थोड़ी देर वीडियो में दिखाएंगे, ठीक है, कि हिंदू मुस्लिम सब एक साथ बहुत अच्छे से रह रहे हैं। लेकिन नहीं, ये पॉलिटिशियन आके लड़वाते हैं। यहाँ पे देखो कितने यूनिटी से हम लोग रह रहे हैं, और इस प्रोटेस्ट को जिंदा रख रहे हैं। और इस प्रोटेस्ट को जिंदा हम लोग रख रहे हैं, ना कि न्यूज़ वाले। न्यूज़ वाले तो भाई उनको तो सिर्फ अलग ही टॉपिक चाहिए कि कैसे 2000 के नोट पे ये चिपकाएं, खान सर कैसे गोली चलवा दिए, मतलब दुनिया भर का मुद्दा छोड़ के। मतलब यहाँ लिटरली
लड़के-लड़कियाँ रात-रात भर बाहर सो रहे हैं, सोनम वांगचुक जी भूखे पड़े हैं, ये दिखाना छोड़ के इनको दिखाना है कि भाई कैसे क्या हो गया, मेलोनी जी कैसे चॉकलेट पहुँचा दी, मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है, मोदी जी झालमुड़ी क्यों खा रहे हैं, यही सब दिखाना है इनको। और मोदी जी का तो भाई क्या बताएँ, मोदी जी को तो शर्म आनी चाहिए यार, मतलब एज़ ए प्राइम मिनिस्टर शर्म आनी चाहिए उनको कि यार कि मन की बात में अरे यार पक गए हैं यार मन की बात में। मतलब अभिजीत दीपिकी ने एकदम बहुत बहुत सही बात कही है कि यार पक गए हैं यार हम लोग आपकी मन की बात, हमारी बात सुन लो। मतलब जैसा कि बताएँ कि यार प्रोटेस्ट में थोड़ा ध्यान दे लो, हम लोग के ऊपर पानी छिड़ा जा रहा है, मतलब कि यार पानी इंडोर में दे देते यार, वहाँ लड़के मर रहे हैं पानी के चक्कर में और आप यहाँ पानी छिड़ रहे हो मुँह के ऊपर हम लोग के। यार वहाँ पानी दे दो, बेचारे प्यासे मर रहे हैं वहाँ पे, वहाँ पानी नहीं पहुँच रहा, लेकिन कोई प्रोटेस्ट है वो क्या रहा। और प्रोटेस्ट में हम देखें कि हमारे साथ जो व्यक्ति थे ना, हमारे साथ जो व्यक्ति थे जो हम लोग को फ्री पानी दे रहे थे, उनका आधार कार्ड लिया गया और गेस व्हाट, रात को उनके घर पहुँच दिया गया। अब इमेजिन कर रहे हो उनका आधार कार्ड क्यों लेके जा रहा है? और यही सवाल हम पूछना चाहते हैं गवर्नमेंट के लिए, क्या इसी चीज़ के लिए आप लोग आधार कार्ड लाए थे? ताकि कल को प्रोटेस्ट हो तो हम लोग इस तरह लोगों को ट्रैक कर सकें? क्या इसी के लिए आप आधार कार्ड पे एड्रेस अपडेट करवा रहे हो ताकि हम लोग एकदम तुरंत ही उनका घर पहुँच सके? यार ये तो क्या ही बोले यार, मतलब एक तो पहले आपका संचार साथी का बकैती हुआ कि नहीं ज़बरदस्ती फ़ोन में कंपल्सरी हम लोग ऐप डालेंगे, प्राइवेसी प्राइवेसी क्या होता है? कुछ नहीं होता है भाई, हम लोग सब देखेंगे। फिर आप लोग व्हाट्सएप मेटा डेटा को बोल रहे हो कि नहीं भाई इनका चैट का एक्सेस हम लोग भी चाहिए। क्यों चाहिए भाई? मतलब अलग ही इनका परेशान है यार, इन जैसे लोग से तो हमको अलग ही परेशानी लगता है। और एक्चुअल में बता रहे हैं, लिटरली मोदी जी को ना शर्म आनी चाहिए कि यार दिल्ली में इतना कुछ हो रहा है, उनके रिस्पेक्ट पे मतलब ये दोनों ये जो जोड़ा-जोड़ी है ना, ये जो धर्मेंद्र प्रधान जी और ये दोनों टूरू लव, इन दोनों को शर्म आनी चाहिए कि यार लिटरली इन लोग एक रिप्लाई नहीं दिया जा रहा है। इनके बिहाफ़ पे देखो कितने सारे लोग वहाँ भूख हड़ताल में बैठे हैं, कितने लोग रात-रात भर बाहर ही जग रहे हैं और इतना साल इतने दिन से प्रोटेस्ट आज भी ज़िंदा है, लेकिन उनका एक रिप्लाई नहीं आ रहा। और इस प्रोटेस्ट के बीच में धर्मेंद्र प्रधान जी का बर्थडे था तो इन पे ट्वीट कर दिए मोदी जी कि हाँ हैप्पी बर्थडे माय फ्रेंड माय ट्रू लव, लेकिन इस पे ट्वीट नहीं आया मोदी जी का कि यार इतने इतने दिन से 10-15 दिन से भूखे प्यासे वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं इतना दिन से। मतलब आप इससे इमेजिन करो, देश का आदमी यूथ, देश का यंग यूथ, मतलब आप हम डायरेक्टली कहते हैं ना मोदी जी आप जिस लेवल का हम लोग को इग्नोर कर रहे हो ना, 2029 में शौक मत हुई कि लोग आपको इग्नोर कर दोगे, आपको इग्नोर कर देंगे लोग। मतलब आप इमेजिन करो, दिल्ली में, स्टेट में, कैपिटल में, इवन इंटरनेशनल मीडिया तक आई, लेकिन हमारी देश की मीडिया चुप है। दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहा है और आप दूसरे देश में सिर्फ घूमने के लिए जा रहे हो, कछुए को पत्ते खिला रहे हो। अरे अपने देश में देख लो यार, अपने देश में देख लो यार, हम लोग को भी देख लो थोड़ा सा। मतलब एटलीस्ट आंसर तो दो हमारे क्वेश्चन का। क्या हम लोग प्रोटेस्ट चलाए रखें? इतने दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है, क्या आपकी तरफ से अकाउंटेबिलिटी के तौर पे क्या एक भी उत्तर आया? क्या एक भी रिप्लाई आया? क्या क्या आपने हमारी बात सुनी भी? और हमको पता है आप सुन के भी इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग डरे हुए हैं। आप लोग दोनों डरे हुए हैं। आप लोग दोनों मिलीभगत डरे हुए हैं, क्योंकि आपको पता है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दिया तो अगला नंबर आपका होगा। और मतलब मोदी जी का दोगलापंथी का तो क्या ही बताएँ यार, अब तो चर्चे इंटरनेट पे भी है। मोदी जी आप एटलीस्ट अपने ही चैनल के भी तो वीडियो डिलीट करो। आपके ही चैनल पे 12, 13, 14, 15 साल वीडियो में दिखाया जा रहा है कि आप कैसे दूसरे सरकार को क्रिटिसाइज़ करते थे कि रुपया कैसे घट गया, रुपया ये हो गया, हम माफ़ नहीं करेंगे। अरे वीडियो देखो, मतलब सर्च करो भाई, जो लोग वीडियो देख रहे हैं ना, नरेंद्र मोदी सर्च करो या बीजेपी फॉर इंडिया, ये सब जो चैनल है ना, इनके 10-10 पुराना साल वाली वीडियो देखो। जिस टाइम पे इनकी सरकार नहीं थी ना, तो ये गला फाड़-फाड़ के चिल्लाते थे कि भाई इंडिया में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। आज यही सेम प्रॉब्लम उनके साथ है तो रिप्लाई तक नहीं दिया जा रहा है इनसे। लेकिन अगर किसी का बर्थडे है तो रिप्लाई दिया जा रहा है। एकदम लिटरली हज़ारों किलोमीटर दूर जाके चॉकलेट दिया जा रहा है, खिलाया जा रहा है, लो भाई चॉकलेट लो, नाम के साथ। लेकिन यहाँ पे देश में जो प्रोटेस्ट हो रहा है वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, इनसे कुछ नहीं हो रहा। और इनसे कभी होगा भी नहीं, क्योंकि ये बोले ना इस लेवल पे करप्ट हो चुके हैं ना कि अब इसको कहते हैं ना रिवाइव करना मुश्किल है, एकदम रिवाइव करना मुश्किल है। और अभी अगर दूसरे देश का एग्जांपल ले लिया जाए तो बोलेंगे कि भाई ये सिर्फ दूसरे देश से कंपेयर करता है, भाई कंपेयर का बात ही नहीं है एक्चुअल में। मतलब कह नहीं सकते लिटरली, वैसे मेरे पास शब्द नहीं है बताने को कि यार किस लेवल के डूबे हुए हैं लोग। और हमको तो आश्चर्य लगता है कि यार कोई इस लेवल का इग्नोर कैसे कर सकता है। आपके देश के कैपिटल में प्रोटेस्ट हो रहा है, अलग अलग स्टेट में प्रोटेस्ट हुआ, ऐसा नहीं कि सिर्फ दिल्ली में हुआ, अलग अलग स्टेट में प्रोटेस्ट हुआ, बट आपका एक रिप्लाई तक नहीं आया, एक रिप्लाई तक नहीं आया। और अब
और जिनको लगता है ना कि यार ये प्रोटेस्ट सिर्फ सेंसलेस है, जो दूसरी पार्टी है उन्होंने मिलके बनाया है ताकि बीजेपी को गिरा दे। अरे भाई, प्रोटेस्ट में देखो कितने लोग जमा हुए हैं, कितने पढ़े लिखे लोग जमा हुए हैं। आप लोग को मेरे पे भरोसा नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन आप प्रोटेस्ट में देखो कितने पढ़े लिखे लोग, हम जहाँ तक हमको याद है डियर सर आए हुए हैं और दृष्टि कोचिंग के भी एक टीचर आए हुए हैं। क्या यार आप इनको भी पागल बोलोगे? यार आप हमको पागल बोलो, लेकिन एटलीस्ट उनको तो मत बोलो, वो इतने साल से पढ़ा रहे हैं, उनको एटलीस्ट पता है सही गलत क्या है। रिटायर क्या कहते हैं, रिटायर आर्मी ऑफिसर आ रहे हैं, अभी 101 साल के बुजुर्ग व्यक्ति जिन्होंने लिटरली लड़ाई की है देश को आज़ादी करने के लिए, वो भी प्रोटेस्ट में ज्वाइन हुए हैं। तो आप इससे इमेजिन कर सकते हो कि यार इस बार ना, और इस प्रोटेस्ट को देखने के बावजूद भी अगर जिस आदमी को लग रहा है ना कि यार ये दूसरे पार्टी के द्वारा बनाया गया हुआ मिली भगत का टीम है ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट को हटा दे, भाई वो 100% मोदी पगलू है और आप उनको नहीं समझा पाए हो, उनके हाथ जोड़ो और साइड हट जाओ। बिलीव मी, इतना सब होने के बावजूद भी अगर आप किसी को नहीं समझा पा रहे ना, तो आप उनको कह दो यू आर मोदी पगलू और बस, और वहाँ से हट जाओ। आप नहीं जीत पाओगे भाई उनसे। और लिटरली बता रहे हैं, मेरे नज़र में 2-3 हैं, हम यहाँ नाम नहीं लेना चाहते हैं, बट लिटरली आप नहीं जीत पाओगे उनसे। आप कैसा भी डिस्कशन कर लो कि भाई ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, आप उनके सामने कितना भी प्रपोज़ रख दो कि नहीं भाई ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, यहाँ कर दे, वो हमेशा मतलब कहते हैं ना, उनके पास हमेशा एक बैकअप कहते हैं ना, बैकअप प्लान रहता है कि नहीं भाई इस सरकार ने भी ऐसा किया, मतलब सिर्फ ब्लेम गेम खेला, सिर्फ ब्लेम गेम और कुछ नहीं। और ये सिस्टम इसी तरह चलता रहेगा। खैर इस वीडियो को खत्म करते हैं, काफ़ी लंबा होते जा रहा है।